गुरुकुल कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी युवक युवती मित्रों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आर्यावत भारतवर्ष में बैठे हैं और कुछ बातचीत करें। एक जने के कारण हम अपने मातृभाषा में बात नहीं कर पाएँ, थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो इसलिए आई अपोलोजाइज from the Vietnamese participant. I hope the lady will translate what I am trying to say. वैसे तो हिंदी भी मेरे मातृभाषा नहीं है, मैंने हिंदी कभी सीखा भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत सा अशुद्ध हिंदी बोलता हूँ। और हिंदी की दिग्गजों ने मुझे अनुमति दिया है कि तुम व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हिंदी बोल सकते हो, क्योंकि शब्दावली का कमी नहीं है। तिब्बती भाषा संस्कृत से जनित है और जितना संस्कृत में शब्दावली है उतना ही तिब्बती में शब्दावली है। तो इसलिए भारतीय भाषाओं के साथ तिब्बती भाषा संकर्ष रूप में चलने में कोई कठिनाई नहीं है। तो इसलिए व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होने पर भी संप्रेषण के माध्यम भारतीय भाषा में होना मेरे लिए सुविधा है। आप लोगों के लिए सुविधा होगा असुविधा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अधिकांश हिंदी से परिचित तो होंगे ही। वर्तमान भारतवर्ष में राजनीतिक दृष्टि से देश को स्वाधीन हुआ 70 वर्ष ऊपर बीत गए हैं, लेकिन भाषा की दृष्टि से अभी भी हम स्वेच्छा से गुलाम रहना स्वीकार करने वाले लोग ज़्यादा है। फिरंगी भाषा बोलने में शर्म की बजाय गौरव अनुभव करते हैं। ये बहुत अजीब सा है। मैंने दुनिया के अधिकांश भाग में भ्रमण किया हूँ, भारतवर्ष को छोड़ कर के और कोई ऐसा देश नहीं मिला कि विदेशी भाषा बोलने में थोड़ा संकोच और हिचकिचाहट अनुभव नहीं करते हो। यहाँ पर सभी लोग विदेशी भाषा बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, और जहाँ पर भी जाएं, चाहे हवाई जहाज में हो, चाहे सराय में हो, कहीं पर भी जाएं, तो सब लोग गुलामी भाषा बोलना बहुत सुविधाजनक नहीं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो कभी अटपटा सा लगता है। खैर, ये तो दूसरी बात हुए। गुरुकुल कार्यक्रम से मैं काफ़ी परिचित हूँ, कई वर्षों से चल रहा है, और मुझे बताया गया कि ये काफ़ी उपयोगी हैं। और इस बार आप लोग यहाँ पधारे और लगभग 3 सप्ताह तक यहाँ पर प्रवास किया, और जिसके दौरान तिब्बती धर्म दर्शन, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था से अवगत होने की चेष्टा हो रहे हैं। ये बहुत स्वागत के योग हैं। मित्र राजे मल्होत्रा ने मुझे पत्र लिखा है कि हम आप लोगों से मिलें और कुछ वार्तालाप करें, और विषय बहुत अजीब से दिया है। इसका मैं ठीक से उनका आशय नहीं समझ पाया हूँ, और उनके कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा भी
उन्होंने भी स्पष्टीकरण बहुत अच्छे रूप से नहीं दे पाए। इसमें लिखा है गुरु चेला रिलेशन एंड हाउ चेला सीज इंडिया फ्रॉम 1960 till 2017। गुरु चेला रिलेशन, गुरु और शिष्य के संबंध हैं, वो तो भारतीय परंपरा में सर्वत्र एक ही जैसे हैं, सर्वभौम। चाहे वो सनातनी परंपरा हो, चाहे वो जैन या बौद्ध परंपरा हो, चाहे वो पश्चात दर्शनों की परंपरा हो, गुरु का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है और शिष्य की गुरु के प्रति जो भावना रखना चाहिए, बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं बुद्ध की रूप में गुरु को माना जाते हैं। अब दूसरा पक्ष है हाउ चेला सीज इंडिया फ्रॉम 1960। चेला को गुरु के गुण नहीं देखना होता है, दोष नहीं देखना होता है। ये एक सार्वभौम नियम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भगवान के अवतार भी क्यों ना हो, मानव के रूप में आते हैं तो नितांत दोष रहित और सर्वगुण संपन्न ऐसा होता नहीं है। अगर दोष नहीं भी होगा तो अपने दृष्ट दोष से अगले को दोष दिखाई देने लगता है। तो इसलिए दोष अधिकांश आरोपित होता है, यथार्थ में नहीं होते हैं। तो इसलिए इसकी जो शब्दार्थ हैं, जिस आशय में ये कहा गया है, अगर हिंदुस्तान को अपना गुरु मानते हो और गुरु मानने वाले चेला हिंदुस्तान को कैसा देखते हैं, तो इसका उत्तर तो सीधे सीधे ये होगा कि गुण संपन्न दिखते हैं, कोई दोष नहीं दिखाई देते हैं। अगर कोई दोष दिखाई भी देते हो तो हमारा दृष्टि भ्रमित हैं, दृष्टि के दोष हैं, वो दोष यथार्थ में वहाँ पर नहीं है। लेकिन गुरु व्यक्ति में हो सकता है, कोई राष्ट्र या कोई देश वैसा कहने में तो भारतवर्ष को जगत गुरु कहा गया है, लेकिन उसमें रहने वाले गुण संपन्न, ज्ञान संपन्न व्यक्ति के माध्यम से वो गुरु की दायित्व निभाते हैं। देश, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र रूप में, उसमें रहने वाले जो नागरिक के व्यवहार हैं, कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उससे जांचा जाते हैं। तो इसलिए देश किसकी गुरु या किसकी चेला होता नहीं है। तो इसलिए इनका प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि हम भारत की चेला के रूप में 11वीं शताब्दी तक थे और 11वीं शताब्दी के अंत से लेकर के कोई तिब्बत विद्यार्थी भारत में नहीं आया और कोई भारत के विद्वान तिब्बत में नहीं गए, उसके बाद संबंध छूट गए हैं। तो आज 800-900 वर्ष के पश्चात जो हम हिंदुस्तान में पहुंचते हैं तो हमको कैसा दिखाई देते हैं, वहीं जो हमारा मन में एक
प्रतिबिंब हैं भारत की, वैसा ही हमको पाए हैं या उससे कुछ भिन्न रूप में पाए हैं, या वर्तमान भारत को एक भारत की प्राचीन विद्यार्थी शिष्य आज कैसा उनको दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। यही मेरे ख्याल से इस प्रश्न का आशय होगा, ऐसा मैंने अनुमान लगाया है। अगर आप लोगों में इस प्रश्न का कोई और स्पष्टीकरण जानता हो तो मुझे बताइए, इसका अर्थ क्या हो सकता है। ये कहते हैं हाउ चेला सेज इंडिया फ्रॉम 1960 टिल 2017। अगर मैंने जो अभी स्पष्टीकरण दिया है उसी हिसाब से कुछ कहना हो तो मेरे पास बहुत कुछ कहने की वस्तु नहीं है। मैंने कहा शिष्य गुरु को हमेशा गुण के पक्ष को देखते हैं और दोष के पक्ष को नहीं देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए क्या तुम हिंदुस्तान को कोई दोष नहीं दिखाई देते हैं, तो ये ऐसा कहना सही नहीं होगा कि मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए चाहे गुण दोष भारतवर्ष में यथार्थ में होता हो या नहीं होता हो, मेरे व्यक्तिगत अनुभव क्या है उस विषय में कुछ वक्तव्य देना अगर इसका आशय है तो मैं नितांत अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके सामने रखूँगा। प्रारंभ में मैं ये कह देना महत्व समझता हूँ कि मैंने जो कुछ आपसे निवेदन करूँगा वो मेरे विचार हैं, मेरे दृष्टिकोण हैं। वह आपको मानने के लिए कोई बात नहीं है। आप उसको अपने प्रज्ञान से परीक्षण करिए, गलत है तो छोड़ दीजिए, अगर उसमें कोई सही का अंश हो तो उसको सेवन करिए। मेरे परिचय जो यथार्थ परिचय हैं उसको भी संक्षेप में देना मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि जिससे आपको सुनने में समझने में थोड़ा सुविधा हो। आपकी परिकल्पना में मेरे जो चित्रण हैं वो आज के संदर्भ में एक एजुकेटेड और सभ्यतावान ऐसा मान कर बैठेंगे तो हमारा बात को सुनने में थोड़ा असुविधा होंगे। तो इसलिए जो मित्र सज्जन ने अभी जो मेरे परिचय दिया है वो मेरे यथार्थ की परिचय नहीं हैं। मेरे परिचय ये हैं कि मैं एक 100% अनएजुकेटेड आदमी हूँ। जिस वस्तु को एजुकेशन आज कहा जाता है उससे मुझे छुआ नहीं किया है। थोड़ा बहुत शिक्षा मैंने लिया है, आंशिक रूप से शिक्षित समझ सकते हैं। और मैं 7वीं शताब्दी की जो सांस्कृतिक और जो सभ्यता भारत से तिब्बत में गए थे उस सभ्यता में जीता हूँ। तो इसलिए आज के संदर्भ में मैं अपने को आदि मानव के रूप में मानता हूँ, जो अंग्रेज़ी में सेवेज कहा गया है। तो इसलिए मानता हूँ कि एक सियाटल का मुख्य थे जिसने वाशिंगटन की
प्रमुख को एक पत्र लिखा है, वो आज भी विवाद हैं कि वो चिप सियाटल हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन वो पत्र हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो उसे। उस पत्र में बार बार ये लिखा गया है कि आई एम ए सेवेज, देयरफॉर आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई एम ए सेवेज, देयरफॉर आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो इसलिए आपकी जो परिप्रेक्ष्य हैं, जिसको आप सही मानते हैं, वो हम नहीं समझते हैं। जिसको आप गलत समझते हैं उसको भी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक आदि मानव हूँ। तो इसलिए आपकी दृष्टिकोण समझने में, आपके दृष्टिकोण में यहाँ बैठे हुए लोगों को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, संदर्भ नहीं दे रहा हूँ। आज की जो तथाकथित उत्तर आधुनिक की जो सभ्यता है उसको मैं कहता हूँ। तो इसलिए उसका मेरे लेश मात्र भी हमको छुआ नहीं गया है और हम उसको समझते नहीं हैं। तो इसलिए कहीं कहीं बहुत मेरे बात आपको अंगावर प्रतीत हो तो आप मुझे क्षमा करेंगी। तो इसलिए मैं अपने स्वभाव को आपके सामने रखना अत्यंत आवश्यक समझता हूँ। 20 वर्ष की उम्र तक मैंने अपना जीवन बहुत तिब्बत में व्यतीत किया है। 12 वर्ष तक मैं अपने गांव में थे और 12 वर्ष की उम्र में केंद्र तिब्बत की मठ में आ गए थे अध्ययन के लिए। तो वहाँ 8 वर्ष की हमने अध्ययन किया है। 20-25 वर्ष की पाठ्यक्रम थे, उसमें से मात्र मैं 8 वर्ष का पूर्ण कर पाया हूँ। तो इसलिए अपनी शिक्षा भी अपूर्ण रह गया है। तो उस समय हम लोगों का 2-3 ऐसा आस्था थे, विश्वास थे कि धर्म दर्शन के विषय में, संस्कृति के विषय में जब तक भारतीय स्रोत हमको नहीं प्राप्त होगा तो उसको प्रमाण नहीं माना है। एक एक शब्द जो शास्त्रों में आते हैं, अगर वो तिब्बती रचित शास्त्र हो तो हम सबसे पहले भारतीय स्रोत को खोजते हैं। जैसा पानी का स्रोत हिमालय के हिमगर होना चाहिए, उसी तरह से धर्म दर्शन और शिक्षा के स्रोत भगवान बुद्ध या उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों होना चाहिए। अपने बुद्धि से या स्थानीय परिप्रेक्ष्य में कुछ भी जोड़ दिया हो, वह भारतीय स्रोतों से प्रमाणित नहीं होता है, तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए तिब्बत की संस्कृति के नाम पर, तिब्बत के धर्म के नाम पर, तिब्बत के दर्शन के नाम पर एक भी बिंदु या एक भी वस्तु ऐसा नहीं मिलेगा जो उसकी स्रोत भारतीय शास्त्रों में ना हो या बुद्ध वचन में ना हो। तो इसलिए बुद्ध वचन के संबंध में और धर्म दर्शन के संबंध में भारतीय विद्वानों ने जो भाष्य टीका टिप्पणी किया है उनके अनुसार चलना चाहिए। अपने मन से कुछ भी जोड़ना घटना नहीं चाहिए। ये हमारा एक बहुत करे हिदायत गुरुजनों से मिलते थे। और कोई भी जो अध्ययन वस्तु हैं उसका परंपरा पंजीकृत होता है भगवान बुद्ध से लेकर के अपने गुरु तक। कैसा वो परंपरा एक है मौखिक शिक्षा दान के माध्यम से, संप्रदाय के माध्यम से आया हुआ, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो साधारण उपदेश हो, तो उसकी परंपरा अविच्छिन्न होना चाहिए। इस पर भी हम बहुत महत्व देते थे। तो इसलिए तिब्बती भाषा में
जो सन्निहित बुद्ध वचन या भारतीय शास्त्र का वाङ्मय हैं, वह नितांत प्रमाणिक वाङ्मय रहा है और सबसे अधिक अनुवाद भारतीय भाषाओं से तिब्बत में हुआ और सबसे अधिक प्रमाणिक अनुवाद हुआ। इसका कारण ये रहा, वैसा भारतीय स्रोत से चीन में भी अनुवाद काफ़ी हुआ है, तिब्बत से तो कम हुआ है लेकिन काफ़ी हुआ है। जब चीन में अनुवाद हुआ था, चीन की भाषा पूर्ण रूप से विकसित थे, तो इसलिए जो कुछ संस्कृत में लिखा गया है या भारतीय अन्य भाषाओं में लिखा गया है, वह जस के तस अनुवाद होने में संभव नहीं था, भाषा की दृष्टि से, भाषा की स्वभाव की दृष्टि से। तिब्बती भाषा बहुत बाद में, भाषा और लिपि दोनों 7वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। तो उसमें महाआचार्य शांतिरचित ने ये हृदय दिया कि अगर धर्म को ठीक से समझना हो और स्थापित करना हो तो सबसे पहले संपूर्ण बौद्ध वाङ्मय तिब्बती में अनुवाद होना होगा, और उसके लिए तिब्बती भाषा को ऐसा सक्षम बनाना होगा कि जो कुछ संस्कृत या भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है, वो जस के तस अपने भाषा में भी अभिव्यक्त किया जा सकें। तो इसलिए भाषा और व्याकरण संस्कृत का अनुकरण करके विकसित किया गया। लिपि उस समय देवनागरी, विशेष रूप से मैथिली में जो देवनागरी का लिपि चलते थे, उसके अनुकरण करके लिपि बनाया गया। और संस्कृत में जो 50 वर्णमाला हैं, उसको कम करके 34 कर दिया गया। 30 व्यंजन और 4 स्वर, उसमें पूरा तिब्बती भाषा अपने संपूर्णता को प्राप्त होते हैं। लेकिन उस भाषा का ऐसा विकसित किया गया कि जैसा संस्कृत में जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, उन सब को अपने शब्द में विकसित किया, गढ़ा गया। जैसा सूरज को रवि, भास्कर, दिनकर आदि आदि अनेक नाम हैं, उन सब का अलग अलग शब्द तिब्बत में गढ़ा गया। इन सब को ठीक से होने के लिए सबसे पहले अमरकोश एक पर्यायवाची शब्दों का कोश था, उसको अनुवाद किया गया। और अनुवाद करने के एक नियम कानून राजपत्र के रूप में घोषित किया गया कि कोई भी तिब्बती अनुवादक कितना भी संस्कृत के विद्वान क्यों ना होता हो, वो भारतीय पंडित की निर्देशन के बिना अकेला अनुवाद नहीं कर सकते हैं। भारतीय पंडित जितना भी तिब्बती भाषा की विद्वान क्यों ना हो, वो भी एक तिब्बती अनुवादक की सहायता के बिना अकेला अनुवाद नहीं कर सकते हैं। एक भारतीय विद्वान, एक तिब्बती अनुवादक मिल करके अनुवाद करना होगा, और अनुवाद करने के पश्चात अनुवाद परिषद में उसका प्रस्तुति करना होगा। अनुवाद परिषद में हमेशा लगभग 200-250 भारतीय विद्वान लोग रहते थे, उतना ही 200-250 तिब्बती अनुवादक लोग रहते थे। तो उन सब मिल करके फिर उसका संशोधन करते थे और संपादन करते थे, तब जाकर कि वो ग्रंथ की सूची में, अनुवाद की सूची में दिया जा सकता था। उदाहरण के लिए किसी भी भारतीय इतर भाषाओं में जो उपलब्ध नहीं है उपसर्ग, कई भारतीय भाषाओं में भी उपसर्ग जितना संस्कृत में है उतना नहीं है। उदाहरण के लिए
शुद्ध एक शब्द हैं, उसको उपसर्ग भी लगा देंगे तो विशुद्ध हो जाएगा, सम लगाएंगे तो सम शुद्ध हो जाएगा, परि लगाएंगे तो परिशुद्ध हो जाएगा। और समशुद्ध, विशुद्ध, परिशुद्ध, निर्शुद्ध ये सब कोई पश्चात भाषा में नहीं संभव है। और उसी प्रकार से जहाँ पर भास्कर होगा वहाँ पर भी सन हो जाएगा, जहाँ पर दिनकर होगा वहाँ पर भी सन हो जाएगा, जहाँ पर रवि होगा वहाँ पर भी सन हो जाएगा। तो तिब्बत में ऐसा नहीं है। और संस्कृत में जिस छंद में उस ग्रंथ का रचना हुआ होगा, अनुवाद भी उसी छंद में होगा। तो इससे एक ऐसा अनुशासन बन गया है कि हम आज जो लुप्त संस्कृत ग्रंथ को तिब्बती अनुवाद से पुनः उद्धार करते हैं तो पहले छंद क्या है देखता है। अगर वो पद में है तो नहीं देख सकते हैं, गद में है तो नहीं देख सकते हैं। अगर वो पद में हैं तो पहले छंद खोजते हैं, और अनुष्टुप छंद हैं या देवेंद्र छंद है, जो भी हैं, तो उसी हिसाब से संस्कृत में जब पुनः उद्धार करते हैं तो जब तक कि 100% पुराना शब्द को वापस नहीं बैठाया जाता है तब तक वो छंद बैठता नहीं है। तो इस प्रकार की वो निकटता है। तो इसलिए जितना ग्रंथ तिब्बती में भारतीय भाषाओं से अधिकांश संस्कृत से और उसका अतिरिक्त प्रकृत से, अपभ्रंश से और पिशाच की भाषा से जो हुआ है, दिग्गी संस्करण कंजूर और तेंजूर में बुद्ध वचन की 1108 उसमें पंजीकृत हैं, और शास्त्र भारतीय विद्वानों द्वारा लिखा गया शास्त्र 4507 उसमें पंजीकृत हैं। कंजूर तेंजूर दोनों को मिलाकर की पोथी के रूप से 350 के आसपास हैं, और शीर्षक की दृष्टि से 7015 है। वो मैं उतना ही नहीं, उससे अधिक भी हैं। कुछ ग्रंथ जो अनुवाद हुआ है वह दिग्गी संस्करण में पंजीकृत या उसकी सूची बद्ध नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा जो अनुवाद पर वहाँ हुआ है। तो इसलिए जो हमारा सामान्य दृष्टिकोण था, भाषा की दृष्टि से मूल रूप से संस्कृत को प्रामाणिक मानना चाहिए, और ग्रंथ की या शास्त्र की दृष्टि से भारतीय शास्त्रों को प्रमाणित मानना चाहिए। तो ये हमारे एक साधारण दृष्टिकोण बने हुए थे। और उसके अतिरिक्त ऐसा मानते थे कि भारतवर्ष आर्यावर्त, आर्याओं का देश है। आज इतिहासकार आर्या का परिभाषा एक जात विशेष से करते हैं। तो वही एक ऐसा प्रजात लोग थे तो यहाँ बस गए थे, तो इसलिए आर्यावर्त की। लेकिन तिब्बती की समझ ऐसा नहीं है। आर्या माने विशेष पुरुष। उसकी विशेषता क्या है? जो सत्य को, परमार्थ को अनुमानित ना करके साक्षात दृष्टिगोचर करते हैं, या सत्य के साक्षात दर्शन करने वाले हैं, उसको आर्य कहते हैं। उस प्रकार की जो मार्ग प्राप्त नहीं है उसको पृथक ज्ञान कहते हैं। तो ये बौद्धों का पारिभाषिक शब्द हैं। पृथक ज्ञान वो हैं, सत्य को जानते भी हो तो वो अनुमान के द्वारा जानते हैं, प्रत्यक्ष द्वारा सत्य को नहीं जानते हैं। परम सत्य को प्रत्यक्ष द्वारा जो जानने वाले हैं वो आर्य मार्ग प्राप्त हैं और वो आर्य हैं। तो इसलिए भारतवर्ष में आर्य मार्ग प्राप्त किए हुए लोग बसते हैं। तो इसलिए हम आर्यवत या आर्य देश
समझते हैं। तो इसलिए यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जलवायु, यहाँ की हर चीज़ को एक प्रकार से पवित्र और आध्यात्मिक महत्व की मानने लगे हैं। और उतना ही नहीं, मानव मात्र में भी समता होते हुए भी तिब्बती लोग अपने को थोड़ा हे मानते हैं, थोड़ा गौण मानते हैं। भारतीय लोग आनुवंशिक की दृष्टि से भी थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये परीक्षा करना तो दूसरी बात है, लेकिन मान्यता ऐसा रहा है। तो उसका मैं 2 उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक बहुत विशेष विद्वान हुए हैं, वो काफ़ी बात के हैं, 17वीं शती की और 18वीं शती में रहा है, चांचर्यवेद जी। वो जब बातें कर रहे थे तो अकेले बैठे बैठे शास्त्र को पढ़ते पढ़ते बहुत जोर से हंस पड़ते थे। तो उनकी साथ रहने वाले लोगों को ऐसा आभास होने लगा कि ये क्या बिला बजे क्यों हंस रहे हैं। तो उनसे पूछा गया था, आप पढ़ते पढ़ते क्यों हंस रहे हैं? तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, ये भारतीय लोग कैसा तार्किक बुद्धि उनको मिले हैं कि इस प्रकार के सूक्ष्मतम चीज़ों को भी अपने तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करने में सक्षम है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये भारतीय विद्या की और भारत की बुद्धि की विशेषता है, ये कहीं अन्य देश में नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं हंस रहा हूँ। ग्यारहवीं शताब्दी में आखिरी जो भारतीय पंडित तिब्बत में गए हैं, उसमें कश्मीर से शाचा श्रीभद्र, बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, शाचा श्रीभद्र गए थे। और शाचा श्रीभद्र के साथ उनकी अनुयायियों में एक मैत्री देव नाम का एक पंडित जी थे। तो वो तिब्बत में काफ़ी दिनों तक रहा और उनके साथ वर्ष ऋतु में वर्षवास होता है बिच्छू लोग। तो वर्षवास में उनसे उपदेश ले रहे थे और पढ़ भी रहे थे और शास्त्रार्थ भी करते थे। तो उनके साथ आए हुए भारतीय जो बिच्छू लोग थे और उनके साथ तिब्बती बिच्छू लोग शास्त्रार्थ में हमेशा हार जाते थे। तो फिर आचार्य से पूछा गया कि हम लोग एक ही जैसा आपके शिष्य हैं, लेकिन शास्त्रार्थ में हम पराजित हो जाते हैं, इसकी क्या बात है? तो आचार्य ने कहा कि ये लोग आर्यावर्त भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, इसलिए वो शारीरिक आनुवंशिक रूप से थोड़ा सा श्रेष्ठता है। तो इसलिए तुम लोग बहुत गांव नहीं हो, लेकिन फिर भी तुलना में इनके समकक्ष होने में बहुत समय लगेगा। तब उन्होंने एक प्रज्ञान प्रदत्त मंजूश्री की उपदेश दिया और उसकी साधना करने के लिए कहे। वैसा और भी कहानी है। मिलारेप्पा का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो बहुत बड़ा सिद्ध तिब्बत में हुआ है। तो उस समय भारत से एक थम्बा भारतीय, श्रेष्ठ भारतीय नाम के एक सिद्ध तिब्बत में गए। तो मिलारेप्पा उनको स्वागत करने के लिए उनके मार्ग में उपस्थित हुआ। तो मिलारेप्पा ने सोचा कि हम रिद्धि बल से अपने को एक छोटा सा फूल की पौधा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, देखें कि वो समझ में आते हैं कि नहीं। वो मार्ग के बगल में एक छोटा सा फूल के पौधा के रूप में अपने को रिद्धि बल से परिवर्तित करके खड़े हो गए। तो तंबज अगर उनको ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गया। तो मिलारेप्पा के मन में आया कि शायद उन्होंने मुझे समझा नहीं,
तो वो 3-4 कदम आगे बढ़ चुके थे, लौट कर आया, लौट कर आकर के उनको एक लात मारा। क्या तुम समझते हो कि मैंने तुमको देखा नहीं है? तो मिलारेपा जी अपने रूप में आया, क्षमा मांगा। तो फिर वो दोनों वार्तालाप होने लगे और दोनों सिद्ध पुरुष थे। तो घास की एक एक पने पर वो दोनों अपना वज्रासन लगा करके बैठने लगे। तो थंबाजागर का घास बिल्कुल सीधा रहते थे और मिलारेपा घास थोड़ा हिलता था। तो फिर पूछा मिलारेपा ने कि ये क्या बात है, हम दोनों आध्यात्मिक अनुभूत की सत्र में कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन मेरे घास स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारा घास स्थिर रहता है। उसने कहा कि मेरा शरीर भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है और तुम्हारा शरीर बौद्ध में उत्पन्न हुआ है, इसमें हम दोनों का शरीर में इतना अंतर है कि एक ज़्यादा श्रेष्ठ है, एक थोड़ा सा गांव है। तो इस प्रकार की जो अनुभूति हम लोगों के मन में बसाया गया है कि भारत एक विशेष देश है, भारत एक आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म, दर्शन और साहित्य और सभ्यता की दृष्टि से इसका समकक्ष संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। तो इसलिए भारतवर्ष को आर्यावर्त या जगत गुरु की रूप से देखा जाना चाहिए। और यहाँ पर भगवान बुद्ध उत्पन्न हुआ जब बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए, और इस कल्प में 1000 बौद्ध उत्पन्न होंगे। गौतम बुद्ध उस 1000 बौद्धों की श्रृंखला में चौथा हैं। उससे पहले 3 बौद्ध हो चुके हैं और वो चौथा है, और आगे 1000 और होंगे, लेकिन वो केवल भारत में ही हो गया। और कहीं इस पृथ्वी की जो भूगोल में भारत को छोड़ करके भारत इतर कहीं पर भी बौद्ध उत्पन्न नहीं हो सकता है, ऐसा मान्यता है। तो इस प्रकार से हम बहुत एक ही दिमाग में बनाया हुआ था कि भारत बहुत विशेष हैं। जो हम लोग की शरणार्थी होकर के आए तो भारत की सीमा में अंदर आए तो सबसे पहले धरती को छू करके मिट्टी को अपना माथे पर लगाया कि हम आर्यावर्त में पहुंच गए हैं, बहुत सौभाग्य हैं। यहाँ आने के बाद मैं 10 वर्ष धर्मशाला, डलहौजी, शिमला आदि में गुजारा। तो यहाँ पर लोगों से जो मेरा संपर्क हुआ, विद्यालय की अध्यापक और उनके कार्यकर्ता या सरकारी अधिकारी लोगों से हमारा संपर्क होते थे। तो उनको देखते हुए हमको ऐसा नहीं लगा कि ये क्या जिस प्रकार के भारत का एक प्रतिमान हमारा मन में है, वैसा तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देते हैं। और ये सब टाई वाई लगा करके अंग्रेज़ बोलते हैं, उसमें भारतीयता की जिसका हमको खोज थे और या भारत में आने पर हमको मिलेगा, ऐसा मैंने जो उम्मीद रखे थे वो कहीं पर भी। और अध्यापक लोग बहुत एजुकेटेड थे उस दृष्टि से, MA MEd वगैरह वगैरह होता है, BA BEd इत्यादि इत्यादि। अंग्रेज़ी में कहा जाए तो एजुकेटेड, सूटेड, बूटेड, अप टू डेटेड सब चीज़ होता है, लेकिन उसमें भारतीयता की जिस दर्शन के लिए हम तरसते थे और लालायित थे वो हमको मिले नहीं। प्रारंभ में गांधी जी के सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग का तिब्बती अनुवाद, आंशिक अनुवाद थे, उसको मैंने पढ़ा तो थोड़ा बहुत उसमें गांधी जी में भारतीयता के हम दर्शन करते थे। उसके अतिरिक्त जो जिन लोगों से मेरे संपर्क होता था उसमें भारतीय प्रज्ञान, जैसा मैंने आगे कहा, एक बहुत बड़ा चित्र हमारा मन में खींचा हुआ था, उसका दर्शन हमको नहीं हो रहा था। तो सब लोग अंग्रेज़ बाबू लोग ही थे और वहीं
सब काम कर रहे थे, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे स्कूल के अध्यापक और गुरुजी लोग हो, या जनसाधारण जो मेरे संपर्क में आए थे। तो मैंने ये सोचा कि शायद आप जिस परिकल्पना भारत के विषय में, भारतीय विद्वानों के विषय में हमने अपने मन में बनाए हैं, वो संभवतः अब इस समय नहीं है। परंतु 1971 के प्रारंभ में ही मुझे वाराणसी जाने का अवसर मिला। वहाँ पर हमको तैनात कर दिया, एक संस्था में नियुक्त हो गए। जब मैं वहाँ गए तो सबसे पहले वेशभूषा की दृष्टि से भारतीय लोग जो कुर्ता धोती में और माथे पर चंदन का लेप इत्यादि के साथ और दुपट्टा यहाँ रख कर के चलने वाले लोगों का दर्शन हुआ तो थोड़ा मन में संतुष्टि मिले। तब फिर मैंने वहाँ पर भारतीय प्रज्ञान की नमूनाओं को फिर देखना शुरू किया। जब मैं वहाँ गया था तो बहुत दिग्गज लोग अभी उपस्थित थे। महामना उपाध्याय, गोपीनाथ कविराज जी बहुत वृद्ध हो चुके थे लेकिन वो जीवित थे, और TRB मूर्ति जिसने नागार्जुन की मूल कारिका पर द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म लिखे थे, वो थे। जगन्नाथ उपाध्याय, रामशंकर त्रिपाठी, कितना गिनूं तो अगिने। तब मुझे समझ में आया कि बौद्ध धर्म दर्शन की परंपरा भलाई समाप्त हो गए हैं, लेकिन भारतीय प्रतिभा, भारतीय ज्ञान और भारतीय प्रज्ञान की जो तेजता वो अभी भी लुप्त नहीं हुआ है, भारत में है, ऐसा मेरे समझ में आया। जो हमने दर्शन नहीं किया, जिनकी साहित्यों को पढ़ करके 20वीं शताब्दी में भी भारत की प्रज्ञान विलुप्त नहीं हुआ है, इसका दर्शन मुझे 5 लोगों से मिला। गांधी, विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद। तो इनकी लिखन को देखते हुए 20वीं शताब्दी में भी जो हजारों वर्ष पूर्व या भगवान बुद्ध के ज़माने में 2500 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से जो भारतीय प्रतिभा भारत में माना गया था और हम लोगों ने आर्यवर्त के रूप में जिस प्रकार से एक परिकल्पना किए थे, वो आज भी विद्यमान है। और मेरे साथ बहुत निकट संबंध होने वाले लोगों में से कुछ विद्वान, कुछ राजनेता लोगों ने ये परिचय दिए कि नहीं, आज भी भारतीय श्रेष्ठ हैं, अलग हैं, चाहे वो जनसाधारण में नहीं भी हो, लेकिन एक छोटे समूह के रूप में अभी विद्यमान हैं। तो उसमें से विद्वान की जो प्रतिभा है, उनकी दृष्टि से मैं 2 आदमी का मुझे विशेष लगा है। जेदो कृष्णमूर्ति आज संपूर्ण विश्व में उनको पढ़ने वाले और उनको मानने वाले बहुत अधिक संख्या में हैं, चीन तक में हैं। तो उनके साथ मेरे लंबे अरसे तक निकट संबंध में आया। गैंटों में बैठ कर के शास्त्रार्थ करते थे, वार्तालाप करते थे, वाद विवाद करते थे, और उनके वाद विवाद से हमको ये याद दिलाते थे कि आचार्य दिग्नाग और आचार्य चंद्रकीर्ति आदि प्राचीन भारतीय विद्वान
लोग जिस तार्किक बुद्धि से चीज़ों को विश्लेषण करते थे वैसा करने की प्रतिभा आज भी हैं। और दूसरा, प्रोफेसर A.K. सरन एक समाज विज्ञान का आदमी थे। पश्चात पद्धति की एजुकेशन से वो बड़े हुए थे, लेकिन जब उनके अपने प्रतिभा ने अपने मूल स्रोत में वापस लाए तो उन्होंने संपूर्ण वर्तमान प्रचलित समाजशास्त्र सहित सभी आधुनिक शास्त्रों को धराशायी कर दिया, अपने तर्क से मिट कर दिया। तो इसलिए वो विद्वत जगत में वो अलग थलग पड़ गए थे। कोई उनको मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो सारे आधुनिक सभ्यता को ही वो नकारते थे और उसके अतिरिक्त उनकी तार्किक बुद्धि के साथ कोई खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो इसलिए उनकी सारे लिखन अप्रकाशित पड़े रहे। कोई विश्वविद्यालय या कोई प्रकाशक उनकी लिखन को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं थे, डरते थे उनसे और जवाब भी नहीं थे और उनकी स्वीकार भी नहीं कर सकते थे। तो उनके साथ मेरा लंबे संसर्ग हुआ और उनके संपूर्ण वाङ्मय, उनकी जीवन अब उनका स्वर्गवास हो गया है, उनके संपूर्ण जीवन पर्यंत जो उनका लिखन है कोई 20 ग्रंथों में प्रकाशित होगा। उसमें से 11 ग्रंथ सारनाथ संस्था से प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें सर्वप्रथम जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है वो उनकी मूल शास्त्र जैसे हैं, द ट्रेडिशनल थॉट। लेकिन उनका माध्यम अंग्रेज़ी, हाँ हिंदी में लिखते तो हैं, लेकिन जो शास्त्रीय भाषा लिखते हैं तो उनकी बचपन से ही उनका प्रशिक्षण अंग्रेज़ी में था, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में ज़्यादा लिखा। तो उस तरह से बहुत से ग्रंथ, तो उनको देख कर के तब मैंने स्वीकार किया कि हमारा पूर्वजों ने भारतीय प्रतिभा को, भारतीय प्रज्ञान को एक विशेषता माना है। वो विशेषता सचमुच में है, वो परिकल्पित नहीं है, आज भी वो विद्यमान हैं। तो उसको मैंने इस ढंग से देखा। तो उस प्रकार से राजनेताओं में अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण। अच्युत पटवर्धन स्वाधीन आंदोलन में कांग्रेस के साथ बढ़ चढ़ कर थे। जैसा ही भारत को स्वाधीन मिला उसी दिन से उन्होंने राजनीति को संपूर्ण रूप से त्याग दिया और वो कृष्णमूर्ति के साथ रहने लगे और हम लोगों का संसर्ग में आए। जनता सरकार 77 में जनता सरकार आया तो एक आदमी ने, शायद मोरारजी भाई ने कह दिया था कि आपको प्रेसिडेंट की रूप में प्रत्याशी होना चाहिए। तो बहुत नाराज़ हुआ। तो वो हमसे कह रहे थे कि मोरारजी भाई हमको इतना गिरा हुआ समझते हैं कि मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाऊं। तो वो उस प्रकार की, तो उनको मार्क्सवाद की, समाजवाद की और उसके अतिरिक्त जो संपूर्ण राजनीति शास्त्र की भारतीय परिपेक्ष में जो एक देखने दृष्टिकोण है, और उस प्रकार से जेपी को भी थे। और दोनों ने राजनीति कट्ठे छोड़े थे, लेकिन जेपी बाद में राजनीति में लौट कर आए। दोनों में बहस होता था कि लौटना सही था कि गलत था। अंततगत्वा जेपी स्वर्गवास होने की 1-2 महीने पहले उन्होंने स्वीकार किया कि विवश था राजनीति में लौटना, लेकिन वो सही कदम नहीं था। खैर वो तो सब ऐसे ही बातें। तो इन लोगों इस प्रकार की प्रतिभा, इस प्रकार की प्रज्ञान और इस प्रकार की सत्य को जस के तस खोज करके देखने की क्षमता
एक भारतीय प्रतिभावान व्यक्ति में हो सकता है या हो सकता था, वो मैंने साक्षात रूप में इन लोगों के माध्यम से दर्शन किया। तो आप इस समय 1960 से लेकर के 2017 तक जो मेरे दृष्टिकोण भारत के प्रति अगर हम 2 शब्द में उसको सम्मिलित करें तो भारतीय विशेष प्रतिभा विलुप्त नहीं हुआ है और जगत गुरु के दायित्व को निभाने की क्षमता आज भी है। यह एक पक्ष है, परंतु जो साधारण जनता है वो मार्ग भ्रमित हो चुके हैं। मैकॉले ने जिस प्रकार की जो एजुकेशन की पद्धति यहाँ पर बनाकर गया है उससे बहुत गहरा प्रभाव पड़े हैं। जैसा मैंने दिग्गजों के नाम गिना, उसमें 1-2 और लोगों का भी नाम मैं बताना चाहता हूँ। धर्मपाल जी, उनका भी शरीर नहीं रहा। उन्होंने प्राचीन भारत की चीज़ों को खोज करके दिखा है। द ब्यूटीफुल ट्री, हाउ टू अंडरस्टैंड द गांधी इत्यादि उनका काफ़ी वाङ्मय हैं। तो उनका भी बहुत दृष्टिकोण स्पष्ट था। तो इसलिए हिंदुस्तान ऐसा कैसा हो गया, ये समझने के लिए भारत में अंग्रेज़ की शासन, या ठीक है इस तरह से कुछ हैं, भारत में अंग्रेज़ की शासन या भारत में अंग्रेज़ का रूल, सुंदरलाल ने 2 जिल्द में छपा है। काफ़ी पहले छप गया था, 1920-25 के आसपास। तो उसको देखें तो भारत की संपूर्ण इस प्रतिभा की और इस विशेषता की नष्ट करने में 200 साल के आसपास की विदेश शासन जो भारत में रहे हैं उसमें योजनाबद्ध तरीके से कैसा समाप्त हो गया। अब इस समय परम पावन दलाई लामा जी भी बार बार ये कहते हैं कि प्राचीन भारतीय विद्या को आज की शिक्षा के संदर्भ में पुनः लाना चाहिए। धर्म को छोड़ दीजिए, भारतीय विद्या में धर्म, दर्शन और साइंस 3 चीज़ हैं। तो धर्म को धार्मिक अनुयायी लोगों के लिए छोड़ दिया जाए और दर्शन और साइंस की जो भाग हैं उसको दोबारा आधुनिक शिक्षा पद्धति में, जो तथाकथित मूल धारा, आजकल मूल धारा का बहुत जोर है, तथाकथित मूल धारा में उसको वापस लाया जाए। तो इस दृष्टि से ये सही बात है। जब तक वो वापस नहीं आएंगे, जब तक भारत की मूल प्रतिभा को विकसित होने की अवसर नहीं देंगे, आज की शिक्षा एक प्रकार से मनुष्य की मस्तिष्क को दो डालते हैं। अंग्रेज़ में ब्रेन वॉशिंग या इंडोक्ट्रिनेशन जिसको कहते हैं, उस हिसाब से शिक्षा दिया जा रहा है और मनुष्य की मूल प्रतिभा को विकसित होने की अवसर नहीं देते हैं। तो इसलिए मानव मूल्य भी हरास हो गए हैं। मेरे स्वर्गीय मित्र जीदू कृष्णमूर्ति, उनका भी माध्यम अंग्रेज़ी हैं। वो अपने मातृभाषा तो तमिल थे, बाद में तमिल समझता तो है, बोल नहीं पाते हैं। तो वो बार बार कहते हैं कि the objective of education is to awaken the inner intelligence of the person so that he or she can flower in goodness. जो गुण हैं वो बाहर से ला करके थोपा नहीं जा सकता है,
गुण अंतर से अपना आप खिलना चाहिए, विकसित होना चाहिए। उसके लिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम होना चाहिए मनुष्य की आंतरिक ज्ञान को, आंतरिक प्रज्ञान को जगा सकें। वो जो सुरती हैं, सोए हुए हैं, उसको जगा सकें। तो इस दृष्टि से उनका कहना सही है। तो आज संपूर्ण शिक्षा का जो व्यवस्था है वह मूल रूप से मनुष्य को, विशेष रूप से जो युवक युवतियां हैं, विद्यालय जाने वाले उम्र की समूह हैं, उनको एक संसाधन मानते हैं। उनको मनुष्य के रूप में पहचान नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि संसाधन है, इसको एक प्रकार से कारखाना में ले जा कर के उनको उत्पादित करना है। जैसा आज की बाज़ार की मांग है उस दृष्टि से उसको उत्पादन कर लेना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए आप लोगों को तो शायद याद भी नहीं होगा, 20-25 वर्षों पहले भारतवर्ष में भी एक शिक्षा मंत्रालय हुआ करते थे। आज शिक्षा मंत्रालय नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव जो है संसाधन है, उसको हम स्कूलों की कारखाना में डाल करके, और जो बड़े बड़े व्यापार वाले हैं, उद्योगपति वाले हैं, उनकी मांग के अनुरूप उन लोगों की गुलामी करने के लिए, उन लोगों की चाकरी करने के लिए, उनके बाज़ार में बिकाऊ कैसा हो सकता है, उस प्रकार की प्रशिक्षण और उस प्रकार की एक क्या कहना चाहिए, उनको जो ऐसा एक संचा में डल करके एकदम एक रूपिता में एक फौज तैयार करना चाहिए। वो शिक्षण संस्था अच्छा माना जाएगा जिसमें से प्रशिक्षित विद्यार्थी लोग तत्काल बाज़ार में बिक जाए। अगर वो मानव की बाज़ार में बिकाऊ नहीं है, स्वावलंबी या स्वशासी की उम्मीद रखने वाले हैं, वैसा अगर उत्पाद होते हैं तो उस शिक्षण संस्थान को अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार की आज के दृष्टिकोण हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे दिखाई देते हैं। तो मैं अपने ये सारा वक्तव्यों को एक चेला की दृष्टि से भारत को 1960 से 2017 तक कैसा देखते हैं, कैसा मेरे दृष्टिकोण हैं, ये पूछा जाए तो भारतवर्ष ने भारतीयता को संपूर्ण रूप से विलुप्त नहीं किया है। आज भी भारतीयता या भारतीय प्रतिभा, भारतीय विशेष ज्ञान व भारतवर्ष में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, लेकिन वह अल्पसंख्या में हैं, वो बहुसंख्या में नहीं है। बहुसंख्या में नहीं होना
कोई दोष नहीं है। जो विशेष प्रकार की अतुल्य जो प्रतिभा है वह बहुसंख्या में उत्पन्न नहीं होता है। एक भी अगर उत्पन्न हो, एक भी उपस्थित हो, उसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित हो सकते हैं, उसकी संभावनाएं हैं। तो इसलिए भारतवर्ष एकदम भारतीयता से शून्य नहीं हुआ है। यह मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन परंतु इस उपस्थित को जनसाधारण ने देखा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत देखा भी होगा तो उसको नज़रअंदाज करते हैं या जानबूझकर करते हैं या व्यवस्था कर जाते हैं। ये आज की परिस्थिति हैं। जो भारतीय जनसाधारण की जो दिमाग हैं, जो प्रतिभा हैं, जो आचरण हैं, वो मैकॉले का देन अधिक हैं और भारतीयता से उनसे छुआ नहीं गया है, ऐसा मुझे दिखाई देते हैं। 20वीं शताब्दी में गांधी जैसा व्यक्ति उत्पन्न होकर के, ऐसा गांधी वांग्मय तो 110-12 जिल्द में छपे हैं, विशाल हैं। उनका मूल शास्त्र के रूप में हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। 2009 में हम लोगों ने उनकी शताब्दी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह बहुत कुछ किया था। आज भारतवर्ष में गांधी अनुयायी के झुंड में हिंद स्वराज का चर्चा है और उसी प्रकार से विनोबा भावे की स्वराज शास्त्र की भी चर्चा दोबारा होने लगे हैं। तो भारतीय नवयुवक लोग हिंद स्वराज को देखें और स्वराज शास्त्र को देखें और उसके आलोक में अपने देश की, अपने राष्ट्र की, संपूर्ण भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति को मूल्यांकन करें, पुनः अवलोकन करें, तब हो सकता है कि एक विशेष प्रकार की भारतीय नवे आंदोलन संपूर्ण विश्व में एक नए सभ्यता की और एक नए समाज व्यवस्था की मार्गदर्शन कर सकें और जगत गुरु की दायित्व को पुनः निभा सकें। गांधी जी ने हिंद स्वराज में एकमात्र बिंदु आधुनिकता और आधुनिकीकरण या आधुनिक सभ्यता की विषय में विश्लेषण किया है। और आधुनिक सभ्यता की विश्लेषण गांधी जी की बात बहुत गहराई से और विस्तार से करने वाले मात्र ए.के. शरण हैं। ए.के. शरण की वांग्मय को पढ़ना चाहें तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ की प्रकाशन से उनके अधिकांश वांग्मय मिल सकते हैं और कुछ अभी प्रकाशाधीन हैं। तो उन सब के निष्कर्ष ये हैं कि मानव समाज संतुलन के आधार पर स्थापित होता था और उसमें समन्वय की दृष्टि से एक स्थायित्व और एक समन्वय की दृष्टि से मानव समाज रह सकते थे। तो उसमें बहुत चीज़ हैं। बहुत संक्षेप में कहा जाए तो विश्व और समष्टि, व्यक्ति और समाज, इस बीच में संतुलन नितांत आवश्यक था। कर्तव्य और अधिकार
कर्तव्य से अधिकार मिलते थे और कर्तव्य के बिना अधिकार की बात करना संभव नहीं था। इसमें भी एक संतुलन की आवश्यकता होता था। शरीर और चित्त या मन, जितना शरीर को हम ख्याल करते हैं उसी प्रकार से मन का भी, जो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार के मन की शुद्धता के लिए भी चिंता होना चाहिए। इसमें भी एक संतुलन की आवश्यकता था। स्पर्धा और सहयोग से सब चीज़ बन सकते थे और स्पर्धा से कुछ चीज़ भी बन नहीं सकते हैं, उसमें सब बिगड़ जाते हैं। ये भी एक बात थे। तो इन सब के संतुलन जो मैंने अभी गिनाया है, उन सब का संतुलन आधुनिक एजुकेशन या आधुनिक सभ्यता ने उल्टा दिया है। पहला जिसको महत्व दिया जाता था, आज उसको महत्व नहीं देते हैं। पहला जिसको महत्व नहीं दिया जाता था, एक की परिणाम दूसरा को मानते थे, जैसा अधिकार कर्तव्य के परिणाम मानते थे और व्यक्ति समाज की आश्रित मानते थे। आज वो सब उलट गया है। सहयोग की अभाव में हर आदमी नितांत एकापन हो गया है और वो एक बिना कोई यथार्थ में सब मनुष्य परस्पर आश्रित के अभाव में जी नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा एक परिकल्पना कर लिया गया है कि आश्रित ना होकर भी हम जी सकते हैं, और तो उससे स्वराज मिलने की जगह स्वपरतंत्र के रूप में चला गया। ये जो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो हम आज जीवन पद्धति को चला रहे हैं, तो इन सब को समझने के लिए और इन सब को एक मूल्यांकन करने के लिए, एक सिंहावलोकन करने के लिए गांधी को, विनोबा को, सरन को देखना चाहिए। और उससे आगे आप बढ़ना चाहें तो अरविंदो घोष और विवेकानंद को भी देखना चाहिए, जिसने बहुत स्पष्ट रूप में आज के संदर्भ में भारतीयों की दायित्व क्या है और पश्चिम भारतीय ज्ञान और प्रज्ञान की क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये आह्वान करता हूँ कि आप भविष्य की निर्माता है। हमारे पीढ़ी आप सबसे अनुमति मांग करके चलने वाले हैं। आने वाले जो विश्व हैं वो किस रूप में बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, वो आपके हाथ में है। हम लोग कहते हैं कि साइंस और प्रौद्योगिकी ने बहुत विकास कर लिया है और उससे मानव को बहुत कुछ मिल जाएगा। और मानव को क्या मिला है वो तो हमारा सामने है, चाहे वो हिंसा और प्रतिहिंसा के रूप में देखा जाए, चाहे वो अमीर और गरीब की खाई को देखा जाए, चाहे वो पर्यावरण की प्रदूषण को देखा जाए। आज विश्व परिवर्तन दिवस मनाए जा रहे हैं, आप लोगों को भी बोध होगा, लेकिन पर्यावरण की परिस्थिति क्या है वो भी आपके सामने छिपा नहीं है। और सभ्यतागत जो संघर्ष की नाम दिया गया है वो भी आपके सामने है। इन सब को देखते हुए मानव की और इस पृथ्वी की भविष्य क्या है वो आपसे छिपा नहीं है। तो इसलिए इस संदर्भ में भारतीय प्राचीन ज्ञान और प्रज्ञान के माध्यम से हर चीज़ को एक बार विश्लेषण करना लाभदायक होगा, ऐसा मुझे लगता है।
आधुनिक साइंस वालों में अधिकांश तो प्रज्ञावान होना कठिन लगता है, लेकिन एक व्यक्ति मुझे बाता है, अच्छा लगता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो बहुत पुराना भी नहीं है और आप सब उनको जानते ही होंगे और उनको मानते भी होंगे। उनका बात बहुत सटीक लगता है। उन्होंने कहा कि आने वाले पीढ़ी विश्वास ही नहीं करेंगे कि गांधी नाम का एक ऐसा मांसहड्डी का पुतला इस धरती पर घूमे थे। तो वो बहुत ऊंची बात कह गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म आधुनिक साइंस के साथ चलना हो तो वो केवल बौद्ध धर्म हो सकता है। उनका भी भविष्यवाणी लगभग सही मालूम पड़ रहा है। और उनकी जो परस्पर संबंध की, रिलेटिविटी की जो सिद्धांत दिया है वो भी प्रतिसंपन्न के सिद्धांत के बहुत निकट हैं। तो उन सबको देखते हुए उनका एक कथन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उस पर आप थोड़ा गंभीरता से गौर करिए वो क्या कहना चाहते हैं। उनका माध्यम अंग्रेज़ है। अब सब अंग्रेज़ जानते हैं तो मैं अंग्रेज़ में ही उसका उदाहरण देता हूँ। I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. ये थोड़ा कड़ा शब्द हैं, लेकिन उन्होंने कहा है I fear the day that technology will surpass our human interaction. ह्यूमन इंटरएक्शन टेक्नोलॉजी ने सरपास तो कर लिया है। वो पिछले 10-12 साल की, 15 साल की जो परिवर्तन, जिसको सूचना क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको देखें तो ये बिल्कुल सही है। अब उनका दूसरा भविष्यवाणी ये है कि द वर्ल्ड विल हैव ए जनरेशन ऑफ एडियट्स। बेवकूफ़ों का एक जनरेशन आने वाले हैं और उसको आने देंगे या नहीं देंगे आप लोगों के हाथ में है। तो इतना कह कर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। समय के अभाव हैं, नहीं तो मैं आप सबका परिचय भी जानना चाहता था, लेकिन ये वार्तालाप के समय को औपचारिकताओं में ना गवाया जाए, इसलिए आपके परिचय एक एक से नहीं ले पाया। मेरे ख्याल से अभी 15 मिनट के समय हमारा बचे हैं, तो उसमें आपका कोई टीका टिप्पणी हो या कोई विचार हो तो वो हम सुन लेते हैं। आपकी ध्यान देने के लिए मैं आभारी हूँ। जय जगत। जी बता। धन्यवाद। आपने हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया और हमारी कमजोरियों के बारे में बताया। मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग लेती हूँ क्योंकि हिंदी भाषा में थोड़ी पंगु हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर शिक्षा अंग्रेज़ी भाषा में। ठीक है, अब अपनी भाषा में जो भी चाहें अपने। फिर मैं प्रयास करूँगी कि मैं सवाल हिंदी में करूँ जी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं हिंदी भाषा को समझूँ और अपनी संस्कृति के करीब रहूँ। मेरा सवाल यह है कि हमारी जो पीढ़ी है, मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से हूँ और मेरी तरह मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनकी शिक्षा अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से हुई है और हमें इस तरह से पढ़ाया गया है कि हम एक तरह के संसाधन हैं और एक प्रोडक्ट है और हमें मार्केट में उतारा जा रहा है, हमारी मार्केटिंग की जा रही है
और इस तरह से हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अब दुख की बात यह है कि हिंदी का ज्ञान होना और अंग्रेजी का ज्ञान ना होना एक तरह की कमजोरी मानी जाती है हमारे समाज में। तो हम ऐसा क्या करें ताकि हम अपनी संस्कृति के करीब रहें और इस वैश्वीकरण का जो ये दौर है उससे भी मतलब कांटेक्ट में रहें, यही जानना चाहूँगी। वैश्वीकरण की कांटेक्ट में रहें और अपने संस्कृति को भी बचाए रखें, आपके प्रश्न यही हैं। ये प्रश्न थोड़ा कठिन प्रश्न है जिसका बने बनाए उत्तर मेरे पास नहीं है। वो ऐसा प्रश्न है कि हम आग के बीच में रहना भी चाहते हैं और अपने को जुड़ना भी नहीं देना चाहते हैं। मनुष्य के मूल स्वभाव स्वतंत्र हैं, वो किसकी वश में नहीं है। वह निर्मल भी हैं और स्वाधीन भी हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता को बाह्य प्रभावों से एकदम एक प्रकार से प्रदूषित कर दिया है। और उस प्रदूषण को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक कि इस प्रश्न का सही उत्तर मिलना कठिन है। मेरे अग्रज एक बहुत बड़ा विद्वान और कलाकार डॉक्टर कपिलावासन जी, वो भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध महिला हैं। वह विदेश से पढ़ लिख करके वापस आए तो प्रोफेसर अग्रवाल साहब के पास गए, हम अपने भारतीय प्राचीन संस्कृति को जानना चाहते हैं तो कौन सा मार्ग सही होगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये आधुनिक की सभ्यता के प्रभाव की चूल्हा जो हैं वो उतर कर नहीं फेंकेंगे तब तक कि आप अपने संस्कृति को देखने के आंख नहीं खोल पाओगे। थोड़ा कठिन शब्द कड़े शब्दों में उत्तर दिया तो वो मुझे सही लगता है। एक मान्यता हमारे ऊपर थोपा गया है कि भारतीय सांस्कृतिक, विशेष रूप से प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और सभ्यता ये पिछड़ा हुआ है और ये आधुनिक सभ्यता की तुलना में बहुत हे है। और इसमें रहते हुए अपने को उत्तर आधुनिक सभ्यता में या अति विकसित सभ्यता में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक मान्यता हमारे दिल में बैठे हुए हैं। और इसके साथ एक और मान्यता भी हैं जो वर्तमान सभ्यता की प्रवाह है और वर्तमान वैश्वीकरण की जो दौर हैं इससे कोई बचने वाला नहीं है, बचना संभव नहीं है। ये
हमारा दिमाग में कूट कूट करके भरा हुआ है। ये दो असत्य विश्वास को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, आधुनिक होना और वैश्वीकरण में जाना विवश हैं, इसके अतिरिक्त कोई एक समय की जीवन बिताने की उपाय या पद्धति नहीं है, ये मान्यता हमको दिया गया है। तो इस मान्यता को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यही कहा है कि एक जनरेशन एडिट लोग होंगे, वो इस सेंस में कि उनको अपने भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाएंगी। जो कुछ शिक्षा पद्धति उनको बताएंगे और सामाजिक जो हैं उसको बताएं, उससे अतिरिक्त कुछ करने के लिए संभावना भी नहीं मानेंगे और क्षमता भी नहीं रखेंगे। इस संदर्भ में जीतू कृष्णमूर्ति एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, पता नहीं आपके संदर्भ में बैठेंगे नहीं बैठेंगे, लेकिन मैं उसको उद्धृत करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि अगर आप प्रवाह के विरोध में तैर नहीं पाते हो तो मैं मानता हूँ कि शायद आप नहीं तैर पाते हैं, लेकिन आप प्रवाह से बाहर तो आ सकते हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्विम in the opposite side of the current, you can come out of the current. ये प्रवाह से बाहर आकर के तटस्थ में खड़े होना, इसकी संभावना को भी देखना चाहिए। मैंने प्रारंभ में ही ये कहा था कि मैं आधुनिक सभ्यता से अछूत हूँ, लेकिन मेरे जीना हराम नहीं हुआ। मैं देश विदेश घूमता हूँ और अमेरिका सहित जो तथाकथित उत्तर आधुनिक सभ्यता में जीने वालों के साथ भी रहता हूँ, और उनके साथ मैं ये भी नहीं दर्शाता हूँ कि मैं आपके साथ समन्वय करूँगा। मैं अपने को अलग रखने के प्रयास भी करता हूँ और उसमें कोई संकोच भी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन कहीं इस कारण रुका भी नहीं और जीने में कोई हैरानता भी अनुभव नहीं हुआ। इसमें एक शब्द में कहूँ तो ये अपने संस्कृति के महत्व को आप समझेंगे तो उस महत्व के साथ उसकी आज के समय में प्रासंगिक होना अलग से सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। महत्व देखने की दृष्टि प्रासंगिकता को भी साथ ही दिखाई देंगे, और महत्व समझेंगे, प्रासंगिकता देखेंगे तो आप उससे अलग होने की आवश्यकता अनुभूति नहीं होगी। जी नमस्ते जी। सर आपने बहुत अच्छा बताया, जैसे कि मैकॉले मिनट्स आए थे और कैसे अंग्रेजी भाषा से हमारी शिक्षा संस्थान में कितना परिवर्तन आया है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब आप बता रहे थे जैसे विनोबा भावे, विवेकानंद, इन सबको हमारे शिक्षा संस्थानों में उतना अच्छे से इनको पढ़ाया नहीं जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ाई जाती है लेकिन इनके आइडियाज़ हैं वर्क्स को उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। बड़े से बड़े संस्थान में ये रहा है। तो हम ऐसे शिक्षा संस्थानों में कैसे चेंज ला सकते हैं क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में, जैसा कि मेरी दोस्त कह रही थी, रियल में वैसे ये कि एक लेबर मार्केट की तरह देखा जाता है स्किल बनाने के लिए, ताकि कोई जॉब मार्केट में जा सके। हम क्या शिक्षा संस्थानों में चेंज ला सकते हैं ताकि हम कुछ उस हिसाब से कर सके, जैसा कि जीतू कृष्णमूर्ति जी ने भी कहा है कि अपने इनर सेल्फ को डेवलप किया जाए और उन्हें भी इस चीज़ पर बात की।
भारतीय संस्कृति को देखते हुए कैसे हम एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज। शिक्षा संस्थाओं में परिवर्तन करना बहुत सरल बात नहीं है, क्योंकि मैकॉले की प्रभाव इतना गहराई से अपने देश में हो गया हो, वह आज 70 वर्ष के स्वाधीन की बाद समझ में आता है। अब एक चीज़ को बहुत सरलता से देख सकते हैं कि भारत स्वाधीन के पश्चात राधा कृष्ण आयोग से लेकर के आचार्य रामामूर्ति आयोग तक 6 या 7 शिक्षा आयोग बैठाया गया। उन सब ने थोड़ा बहुत लिपापोती के साथ मैकॉले को यथावत रखा। एक बात मैकॉले की जो ब्रितानी संसद में एक भाषण है, उसको आपने देखा होगा, और मैकॉले शिक्षा पद्धति की एक कार्रवाई का भी है, मैकॉले रेजोल्यूशन या मिनट्स करके ऐसा है। वो दोनों को देखेंगे तो उनकी दृष्टिकोण क्या था और उनके उद्देश्य क्या था, वो बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। अगर उसको देखेंगे तो हम कैसा उसमें फंसे हैं उसका भी दिखाई दे जाएगा। अब जहाँ तक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने की प्रश्न है, उसमें आजकल कई प्रकार के छोटे मोटे प्रयास चल रहे हैं। शिक्षा अंतर के रूप में कुछ करने वाले हैं, और कृष्णमूर्ति स्कूल्स में थोड़ा बहुत प्रयास चलते हैं। अरविंदो आश्रम के स्कूल्स में थोड़ा बहुत प्रयास चलते हैं, और गांधी की नवी तालीम पद्धति से पढ़ने वाले अब बहुत कम रह गया है, 2 या 4 अभी जीवित हैं, उसमें प्रयास चलते हैं। लेकिन वो सब अपने अपने छोटे छोटे प्रयास से बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाते हैं। तो ये सबसे पहले तो शासन की दृष्टिकोण, शिक्षा पुराना ज़माने में शासन आश्रित नहीं हुआ करते थे। आज शिक्षा लगभग पूर्ण रूप से शासन आश्रित हैं, तो वो भी एक बंधन है। और उसके बाद अभिभावकों के मनोवृत्ति हैं। शासन और अभिभावक मनोवृत्ति के समय विद्यार्थी लगभग असहाय जैसा है। तो इसलिए एक नई पीढ़ी जो इस आधुनिक शिक्षा से आए हो, लेकिन थोड़ा बहुत इसके गुण दोष को जानने वाले लोग हो, उन लोगों का एक बड़े पैमाने पर प्रयास होगा, और वो भी बहुत दूरगामी दृष्टि से बनाए हुए प्रयास होगा, तब कुछ परिवर्तन आने की संभावना है। अन्यथा अभिभावक और शासन की आश्रित पर इसमें कोई परिवर्तन आने की उम्मीद रखना, वो मृग मिर्च जैसा ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आजकल पश्चात देशों में नवयुवकों में काफ़ी इसकी अनुभूति हो रहा है। परम पूज्य दलाई लामा जी ने फ्रांस में युवकों को एक साक्षात दिया था, तो उन्होंने ये कहा कि फ्रांस वाला काफ़ी क्रांति लाने में आगे हैं। फ्रांस क्रांति बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं पुराने ज़माने में, लेकिन आज तक जितना क्रांति हुआ है वो सब द्वेष आधारित क्रांति हुआ है। अब एक करुणा आधारित क्रांति लाने की आवश्यकता है, तो विशेष रूप से शिक्षा पद्धति में। तो ये उनका एक प्रकार से जो उद्घोषणा है, उसको बहुत बड़े पैमाने पर युवक युवतियों ने रुचि लिया है। कई भाषाओं में 18-19 भाषाओं में उसका अनुवाद करके
छपा भी हैं और लाखों की तादाद में लोग उसको पढ़ रहे हैं। भारतवर्ष में भी कई प्रकार की प्रयास हो रहा है, तो इन सब को देखें। और सबसे पहले जो परिवर्तन आप शिक्षा पद्धति में देखना चाहते हैं, जो परिवर्तन जो समाज में देखना चाहते हैं, उसको बिना कोई संकोच अपने जीवन में लाना, ये पहला कदम होगा। जो परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे तो उसके बाद उस परिवर्तन को समाज में और शासन में और पद्धति में उसको अनुवाद करने में एक नैतिक बल भी रहेंगे, और उसके माध्यम से जो कोई काम करेंगे तो उसमें एक समय के शक्ति मिलेगा। लेकिन उसके लिए दो चीज़ की आवश्यकता है, आस्था और धैर्य। एक दिन में सब कुछ होने वाला नहीं है। आस्था और धैर्य हो तो सब चीज़ संभव है, ऐसा मुझे लगता है। अब मेरे ख्याल से समय हो गया है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।